नमस्कार। नमस्कार। न्यू दिल्ली फिल्म नमस्कार। फाउंडेशन की इस खास पेशकश टॉक सिनेमा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रजनीकांत के बारे में, जिन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। रजनीकांत, जैसा कि हम सब जानते हैं, दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक बहुत जाने माने अभिनेता हैं और हिंदी सिनेमा में भी उनका एक बहुत अच्छा खासा नाम रहा है। और पिछले कुछ समय से लगातार जो उनकी फिल्मों ने धूम मचाई है पूरी फिल्मी दुनिया में, उसने उनको एक लेजेंड की तरह स्थापित कर दिया है। तो आज हम रजनीकांत के उस लेजेंडरी स्टेटस पर बात करेंगे और कैसे वो एक मामूली बस कंडक्टर से आज के जो उनका सुपरस्टार वाला स्टेटस से वहां तक पहुंचे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास पैनल, बहुत दिलचस्प पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ चेन्नई से हैं निरुपमा संतोष जी, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। हमारे साथ यू राधा कृष्णन जी हैं, जो फिल्म फेस्टिवल्स की दुनिया का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की जूरी में रहे हैं और फिल्म समारोहों से जुड़े रहे हैं, फिल्म सोसाइटीज के आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं संदीप पाल, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के डिजिटल मीडिया विंग का हिस्सा है और मुंबई में फिल्म पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों का स्वागत है इस परिचर्चा में। हम शुरुआत करना चाहते हैं निरुपमा संतोष जी से, जो कि चेन्नई से जुड़ी हैं हमारे साथ। निरुपमा जी, हम आपसे शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मालूम हुआ है कि आपने रजनीकांत जी के साथ एक डॉक्यूमेंट्री में काम किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हम लोग हैं, आप शायद उनके बारे में हम में सबसे ज़्यादा नज़दीक से आपने उनको देखा है या उनके साथ काम किया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप हमें बताइए कि क्या उनकी जो शख्सियत है वो किस तरह की है और क्या मतलब आपका तजुर्बा कैसा रहा है उनके साथ काम करने का? First and foremost, thank you for this wonderful session and for moderating this session. मुझे बहुत I get a lot of pride when I have to talk about our city, our Talaivar, as we are very fondly referring to him in many instances. हम लोग बहुत it's a very important part of all of us in Tamil cinema that we have one Rajnikant film that we all are very fond of. Or for us, every time there is a Rajnikant film that is getting released, it's a festival in itself. ये हम लोग एक film जैसा नहीं देखते, it's like a celebration for us. Now, I will briefly tell you about my wonderful experience interacting with him. His daughter, Aishwarya Dhanush, she made a very nice documentary called Cinema Veeram, which was on a tribute to the stuntmen of Indian cinema over the last several years. और उस डॉक्यूमेंट्री में रजनीकांत जी ने उनका वॉइस ओवर किया, वो पूरे डॉक्यूमेंट्री में वेरी वेल डन, वेरी ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड. द आइडिया ऑफ द डॉक्यूमेंट्री वाज, हम ये चाहते थे कि स्टंटमैन को और भी थोड़ा रिकग्निशन हो जाए, क्योंकि फिल्म्स में या अवार्ड्स में उनका तो कोई रिकग्निशन ही नहीं है, लेकिन वो लोग लाइफ को बहुत रिस्क करते हैं. और रजनीकांत जी ने हमको बुला के बोला, लाइक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, यू गाइस एज यंगस्टर्स शुड बी वर्किंग. एंड द सिंप्लिसिटी विद व्हिच he encouraged all of us was amazing. It was very surreal for us to understand and to experience it. Well, the one thing that I can say about that documentary in follow-up was, after the documentary, the National Awards had introduced a whole segment where there was a special award given for stuntmen. This happened just a couple of years back. So he was also instrumental in stuntmen in his own way through that documentary for stuntmen to get the recognition. Now let's come to the bigger picture about what is it that makes him a legend, or what is it that we all like about the person Rajnikant, the actor Rajnikant, the legend Rajnikant. And we all have to say that there is something extremely charismatic about this person, who has acted, entertained us for over 4.5 decades now. I think unka pehla film to 1975 mein it hit the screens, and even now abhi bhi hum log, we are always waiting as to what will be his next film, what is it that we have to see on the screens. So for someone to entertain people for over 4.5 decades with the same charisma, with the same enthusiasm, that is something phenomenal. ये हम देख सारे actors में we can't really see that travel across languages or across.
even in many countries, there is this, when they refer to South, there is always the reference point about having Rajnikant as an icon, and we are very proud about it back home over here. Now, the other important aspect is, why is it that people love this person so much? Why do the people like him so much? It's not just the films. It is about this person who has made himself, that people can relate to him as an individual, be it somebody in the lowest segment of the society, or it can be a CEO of a company. There is something that the people can relate to about this man. The way when he comes on screen, you do relate to that person, and he has been able to strike a chord across sections, across platforms. That makes it extremely interesting for us to observe the growth and the career graph of Rajnikant, phenomena over here. And I think it's extremely relevant that he's been bestowed with one of the highest honors of the Dadasaheb Phalke Award for his contribution to cinema. And we all salute and respect the kind of work that he has done over the years for cinema. Be it Hindi, he's made a small mark over there. He's even gone in the 80s or 90s. He has made a mark even on an international circuit with a few films that he has done cross borders. And of course, Tamil cinema has always been his forte, where he's done fabulous jobs. I could just go on, but I don't want to take the others' time as well. But अगर आपको कोई specific questions है या specific areas आपको explore करना है, तब जी आप हमसे पूछिए. I'll be so happy to. जरूर जरूर निरुपमा जी, मैं आपके पास बिल्कुल लौटूंगा. Now I would like to talk to Radhakrishnan ji. He's also a very keen watcher of movies, and especially he comes from South, so he must be having his own ideas about Rajnikant's personality as an actor. So Radhakrishnan ji, how do you see Rajnikant as an actor, as his star status and his acting abilities? How do you analyze this? Yes. First of all, मैं न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूँ ये प्रोग्राम ऐसे विद वेरी शॉर्ट नोटिस अरेंज करने के लिए. So thank you. मेरा congratulations to all of you. About Rajnikant, I would like to tell you certain things. He is the third person from Tamil cinema to get this prestigious award, Dadasaheb Phalke. The earlier awardees were Shivaji Ganesan, an actor, K. Balachandra, the director, and the third is our great personal Rajnikant. One of the important things, Rajnikant started his film career in 1975 with Apurva Ragangal, and that film was directed by K. Balachandra, the second recipient of the Dadasaheb Award. And that film, Kamal Hassan was there, and he got the Best Actor Award in the Filmfare district. And that film was also selected as the best Tamil film of the year in 1976. So Rajnikant's cinema life just started with that film, and then it was a move going on that because of his style of acting, he got a style, separate style of acting which is nobody else having. A good actor has to have a style. Now, if we take it, Charlie Chaplin, he has acted in many films. उसको अपने एक स्टाइल होता है. राज कपूर का है, राज कपूर का एक स्टाइल होता है. कौन सी भी फिल्म होता है, the film when you hear it, you can make it that it is Raj Kapoor is acting in that film. Similarly, if you take it to the other side, Jackie Chan in the Korean films, so he is also one of the great person, and he has also made a style. So such a style Rajini has made in the Indian film industry. So this is a unique character with him. And from 1975, his film career started continuously. Every year he used to have 2-3 films, and all the films used to be
hit. And the films started, next film in 1977 with the K. Balachandra again, that was Avargal. But again, wherein Kamal Haasan was there. But slowly he has started that he used to be above Kamal Haasan in the acting line. And many films of his earlier films made him the superstar. Rajini is known as a superstar for earlier. The first that he was known as Shivaji Rao Gaikwad. That was his title. Then it became superstar. Now he is known as Talaiva. Talaiva means head. Talai, head is Talaiva. So everybody in the Tamil industry they call Talaiva. So this is a unique character which MGR also had that this thing, but he got a crowd pulling, and he wherever he goes, people will be after him, and the police and other people were unable to control such crowd. The same situation in Rajinikanth also is there. And if you want, there are many of his films were very big hit. That is Padinar Vaisinile, 16 years. Then Murattu Kalai, that was another film. Then Andha Kanun, there was a Hindi film also. Then Rajadi Raja, Mappilai, Velekaran, Panakaran, Padikyattavan, then Dharmadurai, Mannan, Yajaman, and then there was a film in 1999, Padayappa, which was in which Shivaji Ganesan has also there, and S.P. Balasubramaniam has given many songs for that film. Then there was another film by Maniratnam in 1991, that was Dalapati. That where Mammootty and Arvind Swamy were in the lead role, also in the film. And then latest film, you all know that Kabali, Endiran, and then the recent film Darbar, like that, many films he has acted. Every film he has got an attraction for the audience. And the people in Tamil Nadu loved him very much because he has helped the poor people. So any poor people goes and they will be under his help. So this MGR started, and next person is Rajini. So this is a unique character again with him. Poor people can get anything from him, they approach him. So this made him a leading star in the Tamil industry, and the government has correctly gave the award when he is just across 70, 3 months back. In December 12th is his birthday. So just 70 years crossed. So he is not that healthy also. Everybody was thinking that he will enter into politics and come to this thing. But because of his ill health, he decided not to enter into politics at this stage and continue with the cinema and appreciate. As Nirupama told that about his one of the documentary which she was involved, that was Cinema Wala, and that is about Rajini's acting and stunt, this thing and all those things was there. And that film we could show in the Habitat Film Festival 4 years back. It was here in this festival, and some of you might have seen it also. And his daughter Aishwarya was very helpful when I talked to her to get the film and all those things. And she promised me to also that she will attend the film festival, but due to some problem she could not also at that time attend. So Rajini's film always attracts the people, whether it is in Tamil
or in Malayalam or in Telugu, Hindi, all people go after him. And surprisingly, he has got more followers in Japan, which is no Indian actor has got that follower in another country, except we can say that Raj Kapoor had got a very good coverage in the Russian Russia. countries. No other person has Russia. got. So, Russian Soviet country, Union. that time it was USSR. So Okay, he okay. has only got. Yes, Now, Mr. Radhakrishnan. रजनी got. So मैं it is a very great thing. मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता है, बिकॉज आपको दूसरा स्पीकर को भी बात करना है. सो मैं इतना ये वर्ड से मैं अभी मेरा कंक्लूड करता हूँ. मेरी क्वेश्चन इस तरह मैं बाद में आंसर करता हूँ. थैंक यू राधाकृष्णन जी. मैं आप संदीप के पास चलता हूँ. संदीप, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर निगाह रखते हैं बम्बई में बैठ करके. आप हिंदी सिनेमा में रजनीकांत का जो काम रहा है, यानी हम अगर अंधा कानून से शुरू करें और उसके बाद मेरे ख्याल में आखिरी फिल्म जो उनकी मुझे याद आ रही है, कौन सी फिल्म कहेंगे, आतंकी या राव, हम really chunky role. हाँ बिल्कुल चंकी, हम बिल्कुल सही कहा आपने, हम हैं. और मेरे ख्याल में आमिर खान के साथ उन्होंने फिल्म की थी आतंक, जो फिल्म फ्लॉप हो गई थी आमिर की. और बाद में फिर वो अभी हाल में वो शाहरुख की फिल्म रावण में उनका एक छोटा सा रोल था, चिट्टी का जो उनका किरदार था उसमें वो दिखाई दिए थे पर्दे पर. और जहां तक मुझे याद पड़ता है चेन्नई एक्सप्रेस में भी उनका जिक्र आता है, तलेवा के नाम से उनका एक गाना भी है उनके ऊपर. तो जी. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यू आर काइंड ऑफ फ्रॉम द यंगर लॉट, जिन्होंने कि रजनीकांत का शायद पिछले 20-22 साल का काम ज्यादा देखा होगा. तो आपका क्या इंप्रेशन है रजनीकांत की एक्टिंग के बारे में, उनकी स्टाइल के बारे में, और जिस तरह का सिनेमा उन्होंने किया है, खासतौर से हिंदी में अगर हम देखें तो अंधा कानून से उन्होंने शुरुआत की थी, जो कि एक रिवेंज ड्रामा था जिसमें वो उन्होंने हेमा मालिनी के भाई का रोल प्ले किया था, और वो मतलब अपने माता पिता की हत्या का बदला लेते हैं. वो आइकॉनिक सीन था, दैट सिगरेट फ्लिकरिंग सीन, जो आज तक बहुत सारे मीम्स वगैरह में यूज किया जाता है. So that was an iconic scene. जी, for sure. Actually, at the very outset, I'd like to state that Rajnikant का मतलब the stature that he holds as far as being an actor and as far as his stardom holds, for that matter, it just goes beyond boundaries. People love him, and that's just that. But having said that, whenever it came to Bollywood, there was a certain element missing as far as his stardom is concerned. Maybe because at that point in time, जब वो आए थे, तभी मतलब Bachchan Saab, it was like at the top. And in fact, it wouldn't be an exaggeration to state that the Tamil films that he actually started off showing his caliber, showing his acting skills. For instance, we have the remakes of Trishul, Dawn वगैरह के remakes थे, and these remakes in which he acted in the film. Amar Anthony, ये जो Lavaris, exactly, और ये जो films, बिल्कुल ये जो films थे वो actually all of these films actually catapulted him to a different level altogether. Point to be noted here is all of those films were again originally Mr. Bachchan films in Bollywood. So I mean, what I'm trying to drive at is in Bollywood, I don't know why he did not quite have a fair chance. Actually, Southern Stars ka jahan tak baat kare, the actors did not quite, I mean, were not really able to kind of set a footing, a proper footing. Be it Kamal Haasan, be it Mr. Rajnikant, be it Arvind Swamy, बहुत सारे जो actors हैं. On the contrary, the Southern actresses, be it Vajanti Mala, be it Wahida Rahman, be it Sridevi, all of these actresses, they actually, I mean, they were huge successes, and people actually remember them to this very day. So, I mean, I don't know this dichotomy that exists. Why does it exist? And initially, अगर हम रजनीकांत साहब की जो filmography है, we kind of, put our minds to that, put our absolute attention to that. We have Bhagwan Dada, we have Chalbaz, where again the actor was actually a part of a routine role for them. Am I audible? Yes. We can hear you. Am I audible? Yes, we can hear you. Please carry on. हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है
जिस भी किस्म के फिल्मों में he was there in Bollywood for that matter, he never quite managed to secure the main role. Again there Amitabh Bachchan came to his rescue and he was pitted in Hum. और हम में उनका जो मेन मुझे लगता है संदीप से संपर्क टूट गया लगता है। संदीप से लगता है संदीप से संपर्क टूट गया है। निरुपमा जी, मैं आपके पास चलता हूं। मैं जहां संदीप ने बात छोड़ी थी मैं उसको आप तक ले आता हूं कि जो हिंदी फिल्मों की वो बात कर रहे थे, वो चालबाज पर बात टूटी थी उनकी। और एक बात राधा कृष्णन जी ने कमल हासन का जिक्र किया था 2-3 बार। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो ये कि कमल हासन और रजनीकांत दोनों तमिल सिनेमा की बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत नामी अभिनेता हैं, बहुत उनका कहना चाहिए कि बहुत उनको हाईली रेट किया जाता है। और दोनों ही तमिलनाडु की राजनीति में भी एक कहना चाहिए दखल रखते हैं। एक उनका एक दबदबा है तमिलनाडु की राजनीति पर, तमिलनाडु के समाज पर। आप उन दोनों को क्या आपको लगता है, और दोनों ने बहुत साथ काम भी किया है, तो क्या उनकी एक्टिंग में आप जब क्या कुछ आप कंपैरिजन करना चाहेंगे? आपको लगता है कि क्या बात है कि कमल हासन और रजनीकांत दो बहुत बड़े अभिनेता, दो बहुत अलग अलग शख्सियतें, और कमल हासन इस वक्त राजनीति में भी उतर रहे हैं, रजनीकांत ऑफ कोर्स राजनीति में नहीं है, हालांकि उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कमल हासन और रजनीकांत की एक्टिंग को आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये मामला स्टाइल वर्सेस सब्सटेंस का है? जैसा कि कहा जाता है कि कमल हासन को जो है उनका सिनेमा थोड़ा ज्यादा सेरेब्रल रहा है। उनकी कई सारी फिल्में ऐसी रही हैं जिनको कि ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था यहाँ से एंट्रीज के तौर पर, जिसमें तेवर मगन और नायकन जैसी फिल्में रही हैं। तो कमल हासन का एक अलग तरह का सिनेमा रहा है। हिंदी फिल्मों में भी जो उन्होंने काम किया है, तो उसमें एक दूजे के लिए से लेकर के सागर, और हमने देखा है कि चाची 420 तक का उनका एक फिल्मोग्राफी रही है, और हे राम जैसा उन्होंने काम किया है। तो कमल हासन और रजनीकांत को आप किस तरह से कंपेयर करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये मतलब इस पर बात होनी चाहिए? It's a very interesting question that you have brought out, Amitabh ji. Like, आपको ये मालूम नहीं होगा या शायद होगा भी. Actually, Mr. Kamal Hassan and Mr. Rajnikant are extremely good friends in personal life. ये दोनों तो बहुत बढ़िया दोस्त हैं. They are very thick friends. They consult, they discuss, they talk to each other about their films, and they are very open about making good contributions to the film industry in their individual way. And both of them are highly respected. उन दोनों का talents तो it's very different, very unique, and the audience का mindset भी ऐसा है. When you go for a Rajnikant film, you're going with a certain frame of mind. You're expecting something magical on screen. And when, as you rightly said, there is a lot of intelligence in the works of Mr. Kamal Hassan. I'm not saying one is better than the other, or who has made a mark for themselves. Each of them have made tremendous marks for themselves in the film industry. I would even go and in a very proud way say that they have made marks not only in the South Indian film industry, pan India, that they have managed to create a very important presence among themselves. So one that we can, I think there was some problem with the connection. Yes, Sandeep, we can hear you. Yes. In between Sandeep. So I'll just quickly wrap up this statement, what he had asked me, so that you can take over from me. Now, the one thing that we all should understand or appreciate about Mr. Rajnikant when we look at his career graph as an actor, what he has managed to do is he's managed to stay relevant with the times, which is very important. For somebody who has been a senior, there was never an ego for him to work with an extremely young, talented director. When he comes to the set, he totally surrenders himself to the director. Now, in the recent times, he's been directed by some new wave young directors like Ranjit, who's barely, in his 30s, Karthik Subraj. They're all people who have just graduated and, made short films, made a significant mark with feature films. They're probably only a few years old. And their age is even a lot lesser than Mr. Rajnikant's experience over here. But when he comes to their films and to the set as an actor, he totally surrenders to the director.
That is a very rare quality that you can find or identify in a superstar. That makes him, or that escalates him to the legend status on this. So, Abibi, he has managed to engage the audience. Now, let's also quickly, I would like to circle back on one thing what you had brought up, Amitabh ji. It's not like substance versus style quotient over here. Okay. There are very serious cinema that Mr. Rajinikanth has done in the past. There are some of his movies which have totally avoided the heroism, or the heroism has taken a back seat, where the substance has been the king. Like, for instance, I think Mr. Radhakrishnan, who also comes from the south, would have seen a movie called Mullum Malaram, Aarilirandu Aruvathu Varai. So these are all movies where he has totally de-glamorized or muted the stardom quotient and has given significance only to the acting or to the content over here. Okay, so this has been a very important segment in his career graph. I think we will have to let Sandeep take over because we lost him in between over there or something. So yeah, we sure. will add Thank you. You highlighted a very kind of good point about his acting, and also as being North Indian, we are not really very aware about the kind of movies that he has done. Especially where he has done some serious roles, serious cinema. Thank you very much for throwing light on those films. संदीप, मैं एक बार फिर आपके पास लौटता हूँ क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी. हम लोग उस वक्त बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि जिस समय रजनीकांत आए थे हिंदी सिनेमा में, तो अमिताभ बच्चन का बोलबाला था उनकी, जिसके कहते हैं कि तूती बोल रही थी. और ये भी संयोग है कि रजनीकांत ने जो बहुत सारी फिल्में की दक्षिण में, उनका वो अमिताभ बच्चन की बहुत सारी हिट फिल्मों के रीमेक्स थे, जैसा आपने खुद ही बताया कि डॉन और अमर अकबर एंथोनी, लावारिस, त्रिशूल, दीवार, तो आप हाँ जी आप अपनी बात जारी रख सकते हैं जहां आपने छोड़ी थी. आप जो कह रहे थे आप शुरू करिए अपनी बात को फिर से. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब at that point in time when Rajinikanth actually was trying to grab a foothold in the Bollywood industry, somehow or the other he was ending up getting roles that were firstly the second lead, and जिन भी films में he used to be getting the first lead or the main lead in whatever films he used to get. Those films ended up being B-grade films. Those films ended up being not really much appreciated films. For some strange reason, it happened. And come to think of it, as I was saying before my internet connection just fizzled out, mostly what happens in Bollywood is when actors, especially male actors, they try to kind of hold their ground. They try to kind of make their presence felt, for that matter, be it Rajinikanth or Kamal Haasan or Dhanush or anybody from the southern film industry, for that matter. Somehow or the other, their efforts go unnoticed. And I mean, there's a strange dichotomy that exists between the actors and the actresses, especially in the minds of people. Because when you come to think of it, you have very successful actresses from the southern industries, from the southern film industry in Bollywood, who actually made their mark in Bollywood, and they continue to do that. And they actually, I mean, their work resonates with people. For instance, you have Sridevi, you have Vijayanti Male, Waheeda Rehman, so many others for that matter. One point which I'm sorry, I forget your name, madam. Nirupma. Exactly. She made, which I really liked, is that Rajinikanth actually was part of films, of many films, which did not really have the only heroism content, for that matter. Wo maar rahe, jang ko maar rahe, and the pig comes in herd and the tiger comes all alone, and then with a nonchalant blow, पूरा मतलब herd को मतलब scatter कर देते हैं. And most of the times we from the Bollywood industry, are we still there? Yes. Yeah, we have. Please carry on. Yeah, we from the Bollywood industry tend to juxtapose that particular image with Rajinikanth. कि वो मतलब एक cigarette चलाएंगे और पूरा blast हो जाएगा, and then with one kick the entire building is going to fall off. So it's almost a superhero, supernatural kind of an aura that we from Bollywood actually attribute to Rajinikanth's filmic phenomenon, for that matter.
and that to a certain extent is a little exaggerated. नहीं, मैं संदीप, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि जो बॉलीवुड का एक ट्रेंड है, मैं खास तौर से रजनीकांत की जो पिछले 15-20 सालों में जो फिल्में आई हैं, मतलब शिवाजी से अगर हम देखना शुरू करें उसको, शिवाजी द बॉस जो फिल्म आई थी, क्योंकि वो हिंदी में डब होकर के जो रजनीकांत का सिनेमा हिंदी वालों तक पहुंच रहा है, वो जो है उसके जो डायलॉग्स हैं और वो जिस तरीके से रजनीकांत को पेश करते हैं, जैसे मुझे वो शिवाजी का एक डायलॉग अभी याद आ रहा है, बात हंसी की है लेकिन वो रजनीकांत का एक सीन है जिसमें वो डायलॉग बोलते हैं कि मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। ये हमने हिंदी में सुना है, मैं तमिल में नहीं जानता वो क्या होगा, लेकिन ये कि अब ये जो हिंदी का जो टिपिकल दर्शक है हिंदी बेल्ट का, तो उसको इस तरह के डायलॉग सुनने की आदत, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा या उससे भी पहले या उस तरह के हीरो से रही है, वो जो इस तरह के डायलॉग बोलते रहे, तो वो हिंदी में जो उनकी लोकप्रियता का कारण है शायद वो इस तरह के डायलॉग्स हैं। मतलब मैनरिज्म तो उनका था ही, वो सिगरेट जलाने वाला, वो चश्मा उछालने वाला और चलने वाला, वो जिस तरीके से चीजों को मतलब अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स को करते थे। लेकिन जैसे एक फिल्म है, मुझे चालबाज याद आ रही, जिसमें उनका कोई मैनरिज्म नहीं है, जो बहुत शानदार फिल्म है। मतलब पंकज पाराशर ने जो फिल्म बनाई है, वो फिल्म इसलिए भी बहुत शानदार है, वो फिल्म तो श्रीदेवी की है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसमें सनी देओल और रजनीकांत दोनों ने जो कॉमेडी की है, जो भूमिका निभाई, वो शायद उनके करियर में भी उस तरह का मोड़ दोबारा आया नहीं। मतलब कम से कम सनी देओल के बारे में मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उनकी फिल्में मैंने देखी हैं हिंदी दर्शक होने के नाते। रजनीकांत का उतना सिनेमा तमिल वाला मेरी निगाह से नहीं गुजरा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जो फिल्म थी, वो जो एक रजनीकांत की एक्टिंग का एक हिस्सा है जो कहीं कहीं दिखता है बाद की फिल्मों में, आजकल की फिल्मों में खास तौर से, चाहे वो पेटा हो या कबाली हो या और भी जो उनके काला जो फिल्म आई है। और मैंने ये भी देखा कि वो जब इस तरह की फिल्मों में आप अब आ रहे हैं, खास तौर से जब वो उनके सामने पेटा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और उन्होंने नाना पाटेकर के साथ काम किया है, उन्होंने राधिका आप्टे के साथ काम किया कबाली में, तो वो जो एक अपने साथ साथ जो एक स्टार कास्ट जोड़ कर चल रहे हैं, है ना, और उससे जो पूरा एक वजन बढ़ जाता है, वो अपने आप में मेरे ख्याल में जो एक फिल्म देखने का एक्सपीरियंस है उसको बहुत बढ़ा देता है। निरुपमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? See, I think you are very right in summing up the whole thing, because there are many things about this all shows the collective hard work that he has put in as an actor over the years. First thing that you have to appreciate is उन्होंने अपना एक स्टाइल ढूंढा. He had evolved or he had created a style for himself, which was unlike anything else. He was not trying to copy somebody typically over here. So that, I think, was a very unique point about him as an actor, because for him to have a long-standing, for any actor for that matter, you'll have to have a lot of originality, not just trying to imitate somebody. There are many people who have later tried to imitate him, but it has fallen very flat. As far as Mr. Rajinikanth is concerned, over the years, he's really tried to evolve. And then slowly, the persona has become so much bigger. Like, I think one of the big highlights of his career graph has been the movie called Badshah. Where, he was an underworld don, and then he comes and this fleet of cars which are coming in, and the audience are willing to buy that cinema. They are willing to believe that Rajinikanth is capable of this kind of a strata, or he is capable of being in that position. So that doesn't happen overnight for a star. So and the other thing is, when you had, I think Sandeep and both of you had in your conversations, you had pointed out how he has worked across languages with several talents, with other actors from the north, not just from here. He has made a very significant effort in giving or accommodating the screen space with several actors of very high caliber. And if you go a little further and look beyond just the screens of the cinema, he has managed to maintain a fantastic relationship on a personal one-on-one basis with all of them, as being a very good human being. That, I think, is the one which has sustained him for so long in the industry.
बहुत love खूबसूरत that बात आपने कही है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और मैं इसी को आगे ले जाना चाहता हूँ राधा कृष्णन जी के पास कि ये जो आपने ह्यूमन बीइंग वाली बात कही है, क्योंकि अभी रजनीकांत का स्टेटमेंट आया जो दरअसल फाल्के मिलने के बाद, उन्होंने उस अवार्ड को डेडिकेट किया है अपने वो जो उनके साथी थे, जब वो कंडक्टर हुआ करते थे, बस कंडक्टर हुआ करते थे, तो उन दिनों के जो उनके साथी बस ड्राइवर थे, राजा बहादुर, जिन्होंने दरअसल उनको एक्टिंग के लिए मतलब प्रेरित किया, जिनके साथ वो जब चढ़ते थे, जिनके किस्से हैं उनकी बायोग्राफी में कि जब रजनीकांत टिकट बांटा करते थे जिस तरीके अंदाज से, तो बस में चलने वाले लोग उनकी स्टाइल की वजह से उस बस में काफी चढ़ा करते थे। तो राधा कृष्णन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक एक्टर की ये जो पॉपुलैरिटी है, रजनीकांत की जिस तरह की पॉपुलैरिटी है, लोग उनको आज भगवान की तरह पूछते हैं तमिलनाडु में, तो उसमें उनकी ये जो शख्सियत का हिस्सा है, एक जो हम्बल बैकग्राउंड है फ्रॉम ऑर्डिनरी बस कंडक्टर, उन्होंने कुली का काम किया है, उन्होंने उनकी जो बायोग्राफी हमने पढ़ी है उसमें उन्होंने कुली का काम, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने कुली का काम किया है, उन्होंने बस कंडक्टर का काम किया, वो नाटकों में शुरू में हिस्सा लेते थे जिसमें वो दुर्योधन वगैरह के पार्ट अदा किया करते थे, और वहां से फिर उन्होंने धीरे धीरे जब अपनी एक्टिंग का सफर शुरू किया और फिर आज वो जहाँ है एक महानायक के स्टेचर पर पहुंच गए। तो ये जो एक शख्सियत का उनका हिस्सा है, जरा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा वो एक कहना चाहिए उसका योगदान होता है एक एक्टर की पर्सनैलिटी में। दैट इज अ कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर ऐसी है। रजनीकांत came from a very poor family with a very poor background, so उसने सारा कुछ काम किया, बस कंडक्टर का, कूली का, सब कुछ काम करके सिनेमा में आया। मैंने बोला 75 में ये इसमें आया था फर्स्ट टाइम इन Balachandran's film, and he was the first time facing the camera, and then he has made his own style from there. So us time Kamal Haasan was a popular actor and he was only getting the award, but in under 2 years उसने अपने स्टाइल से इसको ओवरटेक कर दिया है, और पीपल तमिलनाडु का लोग ज्यादा इनको प्यार करने शुरू हो गया। इसलिए तो उसने सबको बोलता था मैं एक पुअर आदमी है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आज ये हो गया, मेरा सब आपके लिए है करके सबको देने को शुरू कर दिया। सो इसी में लोग उनको पीछे घूमने शुरू हो गया। सो एक पिक्चर उनका आता था, सो पीपल रश फॉर फर्स्ट फिल्म उनको देखने के लिए, वो ये देखना, और डेली देयर आर यू कैन टेल लोग डेली वेजेस होता है, वो लोग जाके रोज इनका पिक्चर देखते रहता था, शाम को एक शो में रोज जाएंगे। वो था एक सिचुएशन तमिलनाडु में। सो इसको एक हीरो वर्शिप हो गया, और हीरो वर्शिप में इसने घमंड नहीं दिखाया, उसने वो अपने लेवल में मेंटेन करके चलता था। कोई भी आता था तो बोलता था मैं एक एड़ा था, एड़ा मीन्स पुअर था, एंड ये सबको मैं हेल्प करना चाहता है, तो मेरे पास क्या है वो सब इनका है करके उसने सब कुछ हेल्प करने, इसी में उनका पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गया। सो लोग उनको क्या करता, वर्शिप करता है, दैट भगवान है करके, बिकॉज भगवान आपने क्या प्रार्थना करता था वो मिलता है तो भगवान होता है, यही है उसमें, और कुछ ये नहीं है उसमें डिफरेंस। बट इसको एक कैरेक्टर है दैट अपने लेवल में, इसका सिनेमा पहले वाला सिनेमा 75, 80, 92, वो सिनेमा का स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो गया लेटर सिनेमा, बिकॉज रजनीकांत स्टाइल है, वो स्टाइल से क्या हो गया, सारा ये टेक्निकल ये इफेक्ट्स में हो गया, यंत्रन वगैरह उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, इवन 2.0 इसमें भी कुछ ये नहीं है, एक्टिंग का कुछ नहीं देखता है, बिकॉज सारा इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट में सारा ये हो गया, तो सिनेमा से वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया। बट लोग उनके पीछे, इनका फिल्म आना है, यंत्रन आता है, ये आता है,
उसके पीछे जाने का छोड़ दिया नहीं है। अभी भी वो है, रजनी कोई फिल्म में एक्ट करता है और फिल्म आता है तो वो पीछे, कितना अच्छा हो बट कलेक्शन हो जाएंगे, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ प्रोड्यूसर को। ये एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया रजनीकांत ने एंड उसको बिल्कुल ठीक डिजर्विंग अवार्ड मिल गया। ये एक अचीवमेंट है जी। ठीक है, मैं अब हम अपनी बातचीत के अब मतलब आखिरी हिस्से में मैं निरुपमा जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस कहना चाहिए जिस पॉइंट पर रजनीकांत ये राधा कृष्णन जी ने खत्म किया कि बहुत टेक्निकल हो गया है सिनेमा, और खासतौर से रजनीकांत का जो सिनेमा है आज की तारीख में, तो मुझे लगता नहीं कि उनके अलावा बहुत ज्यादा स्टार्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिनेमा के हर फॉर्मेट में काम किया। मतलब हमने उनको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में से लेकर के और आज का जो 3D सिनेमा है और या जो जिस तरीके का ग्राफिक्स ओरिएंटेड सिनेमा है स्पेशल इफेक्ट्स वाला, उसमें उनको देखा है। तो अब आप जो है उनके लिए क्या मतलब मुझे लगता है किस तरह के हम भूमिकाओं में उनको देखना, आपको लगता है कि क्या उनके लिए अभी क्या कौन सा किरदार बाकी रह गया है, या ऐसा कुछ है जो उनके लिए बाकी, वही सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान हमारे देश में है वो तो उनको मिल गया और पद्म विभूषण वो पहले ही पा चुके हैं। अब जो है एक तरीके से जो रिकॉग्निशन का मामला है वहां वो अपने शीर्ष पर खड़े हैं, भारत रत्न को अगर छोड़ दिया जाए तो अब एक्टिंग का जो उनका सफर है उसमें कहाँ क्या कुछ ऐसा बचता है, या आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसा है जो रजनीकांत के मतलब पिटारे से, जादू के पिटारे से बाहर आना बाकी है? No, I think a part of this question I had already answered before, because he has been very relevant with times. Every time that he has always worked with the generations which is considered new wave. He has worked with mentors, he has worked with seniors, he has worked with very other eminent technicians and a lot of things. Now let's come back quickly to your point over here. Now, what is it about this person? Like, whether he stands to be relevant, whether the visual impact of the cinema has overtaken the personality of Rajinikanth. I think to sum up just in one line, if I have to say, even now, till date, he is the biggest star who has the biggest opening for a cinema back in South India. I would say South India. There is no other star whose films are opened with so much of anticipation by the producers, distributors, and the audience. And more than anything else, he even has fans of the current generation who find something in him on his screen presence, which is very important. As you rightly said, he has been through the film format, he's been through the digital format, he's been through the 3D format, and he has been able to adapt and create a unique style in all these formats over the years, and staying graceful and true to the content. That, I think, is something which is only the status of a legend over here. So in that sense, I think he has secured a very important spot for himself in Indian cinema over the years. So this is my take on how he is. And that you're asking from a diehard fan who watched a lot of his movies on the first day first show with the same festivity and who has enjoyed a lot of the spirit of Rajinikanth's films, Sums up beautifully this entire discussion. Thank you very much to all of you for participating in this discussion on Rajinikanth. We all kind of know, we all understand the kind of big star he is. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you all for your time. Thank you.